हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ठीक है ना। इसका पहला पार्ट हम लोग हो चुका था, दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट पर ध्यान देखते हैं, मतलब एक क्लास हो चुका है इसका, ठीक है ना। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि कितना पार्ट पर, दूसरा पार्ट पर ध्यान देते हैं। तो पहला पार्ट में हम लोग क्या देखें कि हमारे आसपास क्या कौन कौन सा पदार्थ शुद्ध है, कौन कौन सा पदार्थ क्या है अशुद्ध है, ये पहला पार्ट में देखे। साथ ही हम देखें मिश्रण के बारे में, देखें समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण के बारे में हम लोग देखें, है कि नहीं, इतना देखें। अब आगे देखते हैं, चलो। तो हम मिश्रण के बारे में बता चुके हैं। जल एक तुम्हारा क्या बोलते हैं, वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है, क्योंकि वायु में बहुत प्रकार का गैस पाया जाता है, धूल कण पाया जाता है ना, इसलिए वायु एक क्या है, मिश्रण है। आज हम जानेंगे यौगिक के बारे में। किसके बारे में, यौगिक के बारे में, ठीक है ना। अब देखते हैं, जैसे यहां से एक क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, क्वेश्चन पूछेगा फाइनल में, हाँ, या तो नॉर्मल एग्जाम सब होते रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, तो वहां से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। या तो हम टेस्ट में अगर टेस्ट लेंगे ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो ठीक है। तो वहां पर चार में से कोई तीन अलग दे देंगे हम, और एक क्या डाल देंगे, एक यौगिक का नाम डाल देंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, जल एक यौगिक है, जल एक क्या है, प्रकार का यौगिक है। क्वेश्चन में पूछता है और ऑप्शन में ये रहता है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है बोलेगा, तो जल एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। अब जल एक यौगिक है, तो यौगिक काहे है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जल पहला बात देखो, जल एक यौगिक इसलिए आता है क्योंकि इसमें जो भी अवयव होता है, जो भी अवयव होता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि जल में जल जो होता है दो तत्वों से के मिलने से बनता है। जल कितना तत्वों के मिलने से बनता है, दो तत्व, H2O, ठीक है, दो तत्वों के मिलने से बनता है, ठीक है। क्या जल में जो उपस्थित दो तत्व है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, से हम साधारण विधि से अलग कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि हम एक थाली में, है ना, या कि एक बाल्टी में पानी रखे हैं, ठीक है, पकड़ेंगे, ये देखो ऑक्सीजन है, अलग करते हैं, ये देखो हाइड्रोजन कहाँ है, ये देखो पकड़ के अलग करेंगे, फिर देखो ये देखो वो देखो ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन को पकड़ के अलग करेंगे। क्या ऐसे किया कभी, नहीं। ये थोड़ा ना मिक्सचर है ना, जो बादाम अलग छाट के अलग कर देंगे, चना दाल अलग कर लेंगे, सेव अलग कर लेंगे, ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, समझ में कि नहीं। तो यौगिक में जो भी अवयव होता है या जो भी तत्व होता है, उसको हम साधारण विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम अलग ही करना चाहते हैं इनके तत्वों को, तो ऐसी स्थिति में रासायनिक विधि का उपयोग करना पड़ेगा। कौन सा विधि का उपयोग करना पड़ेगा, रासायनिक विधि का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ध्यान देगा, जल में दो तत्व मौजूद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो जल जो होता है आग को बुझाने का काम करता है ना, जल आग को बुझाने का काम करता है कि नहीं करता है। देखो यहाँ दिख रहा है हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है और ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है। हाइड्रोजन क्या करता है, ये सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ है, ये सबसे ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है, समझ में आया कि नहीं। और ऑक्सीजन जो होता है आग को जलने में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन पानी जो होता है ये जल को, पानी जो होता है ये आग को बुझाने का काम करता है ना। तो यौगिक वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसको हम साधारण विधि द्वारा बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। रासायनिक विधि के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। यौगिक में जो उपस्थित तत्व होता है इसको रासायनिक विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ जल का सूत्र है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर जल से हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन को अलग करे और ऑक्सीजन को अलग करे, तो इसके लिए आपको रासायनिक विधि का उपयोग करना पड़ेगा। और रासायनिक विधि में किस विधि का पता है, विद्युत अपघटन विधि का, ठीक है। 10 क्लास में इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना। विद्युत अपघटन विधि का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमको इतना पता चल गया कि यह जल एक यौगिक है, ठीक है। एक और यौगिक है अमोनिया, अमोनिया NH3, ये भी एक प्रकार का क्या है, यौगिक है, समझ में कि नहीं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड Na
Cl देखें ये वाला सोडियम क्लोराइड देखें हैं? अरे सबका घर में होता है। नमक, खाने वाला नमक जो सफेद सफेद कलर का होता है, ये भी एक प्रकार का यौगिक है, याद रखिएगा। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये भी एक प्रकार के यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड देखे हैं? नहीं देखे। अरे दिवाली के समय में ध्यान दीजिएगा, आप लोग घर को पोछड़ा मारने के लिए चूना लाते हैं ना, पैकेट वाला 15 kg का 5 kg का पैकेट होता है, जिसको क्या करते हैं पानी मिला के ढाल देते हैं, और ढालने के बाद उसको फूलने देते हैं। फूलने के बाद अच्छा से उसको घोल देते हैं, और उसके बाद ब्रश लेके दीवार में ऐसे से पोछड़ा मारते हैं। देखिए, हाँ, जो सूखा जो चूना होता है ना, उसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो वो भी एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, तो यौगिक में जो भी तत्व उपस्थित होता है, इसमें जो मतलब इनके तत्वों को हम रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? यौगिक कहा गया। क्या कहा गया है? यौगिक कहा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, तो आपको देखिए चार्ट हो दे दिए हैं, जल दे दिए हैं, अमोनिया दे दिए हैं, सोडियम क्लोराइड दे दिए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अधिकतर एग्जाम में ये वाला आता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप चारों याद कीजिएगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है ना? चलिए, उसे यौगिक कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग कौन? विलयन। क्या देखेंगे? विलयन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, विलयन, हाँ बहुत आसान है। देखिए विलयन, विलयन का जो निर्माण होता है, विलय और विलायक। हाँ, विलय मतलब म्याऊ म्याऊ करने वाला विलय नहीं, हाँ ये दूसरा विलय है, पहले बोल दे रहे। हाँ, विलय वाला म्याऊ वाला मत सोच लेना। हाँ, विलय आप लोग जो विलय सोच रहे हो उसका मतलब कैट होता है। हाँ, कैट, उसको बिल्ली बोलते हैं। ठीक है ना? अब देखिए विलयन, विलयन जो होता है, विलय, विलय और विलायक, विलायक दोनों के मिलने से बनता है। जब विलय और विलायक मिलेगा, ठीक है, जब विलय और विलायक मिलेगा तो किसका निर्माण होता है? विलयन, विलयन का निर्माण होता है। या तो हम बता सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ही बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, लेकिन एक निश्चित सीमा तक ध्यान देगा, विलय और विलायक का मात्रा होना चाहिए। ठीक है, निश्चित सीमा तक विलय और विलायक का मात्रा होना चाहिए। देखते हैं इसके बारे में। देखिए चलिए, हाँ, विलय, विलय को इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूट, SOLUTE, सोल्यूट। और विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट। अब यहां समझना पहले, अब विलयन, अभी हम बोल दिए कि विलय और विलायक मिलेगा तो विलयन बनेगा। ठीक है ना? कैसे? यहाँ पर विलय और विलायक किसको बोलेंगे समझेंगे। हाँ, जैसे चीनी, चीनी और पानी का घोल लिए, पानी ले लिए, और दोनों को हम क्या किए, मतलब एक गिलास लिए, एक गिलास में चीनी और पानी ले लिए, एक गिलास में चीनी और क्या ले लिए? पानी ले लिए, और दोनों को मिला दिए, तो बस हम लोग का विलयन तैयार हो गया। हाँ, विलयन हम लोग को क्या हो गया? तैयार हो गया। एक गिलास लिए, उसमें पानी डाले और थोड़ा सा चीनी डाल दिए, और ऐसे करके घोल दिए। चीनी जब घुल गया तो बस वही विलयन है। वही क्या है? विलयन है। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पर पानी क्या किस में आएगा? विलायक में आएगा, और चीनी जो आएगा विलय में आएगा। ध्यान देगा, अब समझेगा। पहले विलय के बारे में जानते हैं। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों में आसानी से घुल जाता है, अन्य पदार्थों में आसानी से क्या होता है? घुल जाता है, उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। ध्यान देगा। अब चीनी, चीनी को हम पानी में डालेंगे तो आसानी से घुल गया, तो मतलब चीनी विलय हो गया। पानी, इसके बाद नेक्स्ट नमक, नमक को हम पानी में डालेंगे तो आसानी से नमक क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, तो नमक क्या हो गया? विलय। आयोडीन, आयोडीन को अगर हम एल्कोहल में डालेंगे तो आसानी से आयोडीन एल्कोहल में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। घुलने का पता ही दिखाई भी नहीं देगा कि हाँ घुला है बोल करके। तो जो अन्य पदार्थ में घुलने का क्षमता रखता है, जो अन्य पदार्थ में आसानी से घुल जाता है, उसे कहते हैं विलय।
क्या कहते हैं? विलय। तो यहाँ पर हो जाएगा चीनी, नमक, आयोडीन, ये विलय में आ जाएगा। विलायक वैसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुलाने का क्षमता रखता है। वैसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुला लेगा, अपने में घुलाने का क्षमता रखता है। जैसे कि पानी, पानी एक ऐसा पदार्थ है, तुम उसमें कुछ पदार्थ को डाल दो तो पानी क्या कर देगा? उसको घुला देगा। क्या कर देगा? घुला देगा। घुलाएगा कि नहीं घुलाएगा? जैसे पानी यहाँ विलायक का काम करेगा। पानी में घुलाने का क्षमता रहता है। किसमें किसका क्षमता रहता है? घुलाने का क्षमता रखता है। पानी ले लिए, एक गिलास ले लिए, उसमें थोड़ा सा हम क्या कर देंगे? नमक डाल देंगे या चीनी डाल देंगे, अरे सर के हिला देना, पानी क्या कर देगा? उसको अपने आप में घुला देगा। क्या कर देगा? घुला देगा। तो जो घुलाने का क्षमता रखता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और जो घुलता है उसे विलायक। तो अब तुम बताओ, जैसे आप ही लोग बताइए, हाँ, जैसे पानी और चीनी लिए, तो हम चीनी को पानी में डाल देते हैं, तो चीनी पानी में घुलेगा या पानी चीनी में घुलेगा? चीनी ना पानी में घुलेगा। तो चीनी पानी में घुल रहा है, तो इसका मतलब है कि चीनी विलय है। समझ में कि नहीं? अब कौन घोल रहा है उसको? पानी। तो पानी घोल रहा है, तो पानी जो हो जाएगा आपका किस में आ जाएगा? विलायक में आ जाएगा। समझ में कि नहीं? तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? कौन? विलयन कहते हैं। तो विलय और विलायक मिलेगा तो विलयन बनेगा। ठीक है ना? या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। हाँ, लेकिन एक निश्चित अनुपात में विलय होना चाहिए। निश्चित अनुपात में क्या होना चाहिए? विलय होना चाहिए। अगर मान के चलो, हाँ, हम 1 लीटर पानी लिए, 1 लीटर पानी लिए, है ना, 1 लीटर पानी लिए, ठीक है ना, इसमें तुम 50 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, चलो आधा केजी चीनी लिया, तुम घोलेगा तो घुल जाएगा। लेकिन तुम अगर आप 1 लीटर अगर पानी लीजिएगा और उसमें 10 किलो चीनी डाल दीजिएगा, तो घुलेगा? बिल्कुल नहीं घुलेगा। पानी को ऐसे ढाप देगा, ढापेगा। तो यहाँ विलयन नहीं होगा, यहाँ पर विलयन बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर हमको यहाँ के मत बोलना कि सर पानी में तो हम चीनी डाले थे, अब चीनी घुल ही नहीं रहा है। तो अभी हम क्या बोले कि विलय का मात्रा एक निश्चित होना चाहिए, है ना? विलय का मात्रा क्या होना चाहिए? निश्चित। जो पदार्थ घुलेगा विलायक में उसका मात्रा निश्चित होना चाहिए। तो एक मतलब एक सीमा तक होना चाहिए, है ना? उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सीमा से अगर ज्यादा हो गया तो फिर घुलना बिल्कुल नहीं घुलेगा। तो विलयन, विलय और विलायक का मतलब समझ में आया? एक बार और बताएं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। या तो विलय और विलायक के मिलने से किसका निर्माण होता है? विलयन का निर्माण होता है। विलय वैसे पदार्थ, ठीक है ना, जो किसी अन्य पदार्थ में आसानी से क्या होता है? घुल जाता है, क्या कहते हैं? विलय। विलायक वैसे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को अपने में आसानी से घुलाने का क्षमता रखता है या घुला देता है, क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम में एग्जाम्पल आगे रख दीजिएगा। चीनी और पानी का मिश्रण हो गया, ठीक है ना, नमक और पानी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण एक और लेंगे, टिक्चर आयोडीन। टिक्चर आयोडीन। अब ये टिक्चर आयोडीन क्या है? ध्यान दीजिएगा। टिक्चर आयोडीन क्या? ध्यान दीजिएगा। टिक्चर आयोडीन किसको बोलते हैं? आयोडीन और एल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं? टिक्चर आयोडीन कहते हैं। तो यहाँ पर विलय कौन होगा? आयोडीन। विलायक कौन होगा? एल्कोहल। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब विलयन से संबंधित प्रश्नों पर हम लोग ध्यान देते हैं। अब विलयन से संबंधित प्रश्नों पर हम लोग क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। इससे पहले हम विलयन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब विलयन से संबंधित प्रश्न पर ध्यान देते हैं। विलयन के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि विलयन जो है विलय और विलायक दोनों के मिलने से क्या होता है? बनता है। विलयन का निर्माण विलय और विलायक दोनों के मिलने से क्या होता है? बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा गौर से, प्रश्न क्या दिया हुआ? एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल, यहाँ दिया हुआ है 320 ग्राम विलायक जल, यानी विलायक का द्रव्यमान दिया है आपका, विलायक का द्रव्यमान,
कितना दिया हुआ है? 320 ग्राम विलायक जल। विलायक वैसे पदार्थ कहते हैं जो किसी अन्य पदार्थ को अपने में घुलाने की क्या करता है? क्षमता रखता है। जैसे जल विलायक में आएगा, क्योंकि जल चीनी को, नमक को अपने आप में घुलाने की क्षमता रखता है, इसलिए जल जो होता है विलायक का काम करता है। और चीनी या नमक होगा, ये विलय का काम करता है, क्योंकि चीनी या नमक जो होता है ये जल में आसानी से क्या होता है? घुल जाता है। जो अन्य पदार्थों में आसानी से घुलता है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। ठीक है, तो विलायक का द्रव्यमान हो गया 320 ग्राम। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ 40 ग्राम साधारण नमक है। साधारण नमक क्या है? 40 ग्राम है, यानी ये विलय है। साधारण नमक यानी ये पानी में आसानी से घुल जाता है। साधारण नमक आसानी से पानी में घुल जाता है, यानी साधारण नमक यहाँ पर विलय कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान जो आपका हो गया 40 ग्राम। 40 ग्राम हो गया। तो यहाँ विलायक का द्रव्यमान दिया है 320 ग्राम और विलय का द्रव्यमान दिया गया है 40 ग्राम। हमको यहाँ सबसे पहले निकालते हैं विलयन का द्रव्यमान। विलयन, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान होता है, यानी ध्यान दीजिएगा, विलयन का निर्माण जो होता है, विलयन का निर्माण होता है विलय, विलय और विलायक, विलायक। ठीक है, विलय का द्रव्यमान जो होगा और विलायक का द्रव्यमान अगर हम मिला देंगे तो क्या बनेगा? विलयन बनेगा। जैसे यहाँ पर विलय क्या है? नमक, साधारण नमक विलय का काम करेगा तो ये 40 हो जाएगा। और विलायक क्या है? जल। कितना ग्राम है? 320। 320 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 360 ग्राम। तो 360 ग्राम यहाँ पर क्या होगा? विलयन होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं 40 प्लस 320 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 360 ग्राम। ये विलयन का क्या है? द्रव्यमान हो गया। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। अब विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। चलिए, विलयन की सांद्रता का सूत्र क्या होता है देखिएगा। हाँ, विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुना 100 होता है। विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विलय का द्रव्यमान कितना? देखिए, विलय का द्रव्यमान 40 बटा विलयन का द्रव्यमान कितना है? विलयन का द्रव्यमान 360 गुना 100। तो नीचे, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो बटा, अब देखिए घटेगा 4 का 4, 4 9 36। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100 का 100 हो जाएगा। 9 का पहाड़ा अगर हम 9 से अगर 100 को भाग कर देंगे तो 11.11 आएगा, यानी यहाँ आंसर हो जाएगा 11.1 लिखिए या 11%। ठीक है, यहाँ 1 लिखिएगा तो भी चलेगा, 0.1 लिखने पर भी चलेगा, 0.11 पॉइंट लिखिएगा तो भी क्या होगा? चलेगा। ठीक है, तो यहाँ विलयन की सांद्रता हो गया 11.11, यानी 11.11। ये हो गया विलयन की सांद्रता। अब हम निलंबन के बारे में जानते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। इसके कण पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं, अर्थात विलयन में आसानी से नहीं घुलते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं नदी का गंदा जल, नदी का गंदा जल, या तो हम बोल सकते हैं मटमैला जल, या तो नली का मटमैला जल या गंदा जल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। हाँ, नदी का मटमैला या नली का, नदी बोलिए या जो नली होता है उसे गंदा जल लिए हैं। ठीक है, गंदा जल लिए हैं, एक कांच के बीकर में हम लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इसको हम डाल दिए हैं तो हम देखेंगे कि इसमें पानी के साथ धूल कण मौजूद होता है, और इसमें जो धूल कण होता है या मिट्टी के जो कण होता है आसानी से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम 1 से 2 घंटा या 3 घंटा तक छोड़ देते हैं तो देखते हैं
जल में जितने मिट्टी के कण या धूल कण होते हैं वो तली में आकर के क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। तली में आकर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। और ऊपर का पानी क्या होता है, साफ साफ रहता है। क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। अगर इनके कणों को अगर हम छन्ना पत्र से छाने, छन्ना पत्र यानी छन्नी की सहायता से छाने तो आसानी से छाना जा सकता है। ठीक है, तो निलंबन का अर्थ होता है, निलंबन एक विसमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, इसके कणों को हम अपने आंखों से आसानी से देख सकते हैं। इसे छन्ना पत्र से आसानी से हम छान सकते हैं। ठीक है, और निलंबन के कण जो होता है प्रकाश के किरणों को आसानी से क्या करता है, फैला देता है। ठीक, और निलंबन के कणों का जो व्यास होता है, निलंबन का जो कण होता है उसका जो व्यास होता है वो 100 नैनोमीटर से क्या होता है, अधिक होता है, से अधिक होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, निलंबन। फिर से एक बार ध्यान देते हैं निलंबन में। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, इसके कणों को हम आसानी से देख सकते हैं, इसके कणों को हम छन्ना पत्र से छान सकते हैं, और इसके कण अस्थायी होते हैं। अस्थायी इसलिए होते हैं क्योंकि इसके कण पानी में घुलते नहीं हैं। ठीक है, बल्कि इसके कण जो होता है बर्तन के तली में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो नदी या नली का गंदा जल या मटमैला जल हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तेल में पानी का मिश्रण। ठीक है, एक बर्तन में पानी लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, तेल डाल देते हैं, और तेल डालने के बाद हम उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो जो मिश्रण होगा वो हो जाएगा आपका निलंबन होगा। फिर हवा में धुआं, हवा में धुआं भी क्या होता है, ये निलंबन का ही उदाहरण है। क्योंकि जब हवा में धुआं निकलता है किसी स्रोत से, जब किसी स्रोत से धुआं निकलता है तो हम हवा में उसे साफ साफ देख सकते हैं। इसलिए हवा में धुआं भी क्या होता है, निलंबन का उदाहरण है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको यहाँ से इसका एग्जाम्पल ही पूछेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन के उदाहरण है, तो वहां पर अधिकतर दिया जाता है नली या नदी का गंदा जल। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कौन, निलंबन हो गया। अब देखते हैं हम लोग कोलाइड के बारे में। किसके बारे में, कोलाइड है। कोलाइड इसी से रिलेटेड है। कोलाइड के बारे में जानते हैं। कोलाइड, कोलाइड यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, और खास करके यहाँ से जो प्रश्न रहते हैं वो आपका एग्जाम्पल से ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका खास करके एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। तो ये निलंबन का था। ठीक है, अब हम इसमें कोलाइड के बारे में जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, निलंबन में ध्यान दीजिएगा, निलंबन में कहा गया था यह एक विसमांगी मिश्रण है। तो ध्यान दीजिएगा, कोलाइड भी एक प्रकार का क्या है, विसमांगी मिश्रण है। कोलाइड भी क्या है, एक प्रकार का विसमांगी मिश्रण है। भले ही इसके कण अस्थायी होते हैं। ठीक है, अस्थायी होते कहने का मतलब है कि इसके कणों को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसके कण क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके कणों को आसानी से हम देखा जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए, ये तो निलंबन का एग्जाम्पल था कि इसके कणों को आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम कोलाइड के बारे में देखें तो इसके कणों को आसानी से देखा नहीं जा सकता है। यहाँ हो जाएगा देखा नहीं जा सकता, इसके कणों को देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर इसके कणों को देखना है तो उसके लिए एक विधि का उपयोग करना पड़ेगा, अपकेंद्रण विधि। कौन सा विधि, अपकेंद्रण विधि। तो अब अगर हम कोलाइड के बारे में जानना है तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल के बारे में आप लोग जान लीजिए। कोलाइड में आता है आपका दूध, खून, स्याही, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये कोलाइड का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि दूध, क्या दूध को एक बर्तन में ले लेते हैं हम। ठीक है, दूध को एक बर्तन में ले लेते हैं, क्या दूध के कणों को हम अपने आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्योंकि दूध के जो कण होते हैं सभी एक समान होते हैं। ठीक है, एक समान करते हैं। अगर दूध के कणों को देखना है तो उसके लिए अपकेंद्रण विधि का उपयोग करना पड़ेगा।
अपकर्णन विधि के द्वारा हम दूध के कणों को देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अपकर्णन विधि किसको बोलते हैं। आप ठंडा के समय में, आप गर्मी के मौसम में, ठीक है, किसी लस्सी दुकान पर गए होंगे, तो लस्सी दुकान के पास आप देखिएगा उसके पास एक हंडी टाइप का हंडी होता है। हंडी में वो दही ले लेता है, चीनी ले लेता है और बर्फ ले लेता है, और एक लकड़ी का एक यंत्र रहता है, वस्तु रहता है, उसको अंदर में डाल करके यहाँ पर कुछ चौड़ा सा रहता है, ठीक है, उसको अंदर डाल के इस प्रकार का क्या होता है, हिलाया जाता है। इस प्रकार से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे किया जाता है, तो क्या होता है, दही अच्छी तरह से पूरा क्या होता है, पूरा फेंट जाता है, ठीक है ना, फेंट जाता है। तो इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, हम दूध के कणों को अलग कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। या तो हम जैसे दूध है, दूध में हम नींबू डाल देते हैं, नींबू का कुछ रस डाल देते हैं, तो देखिएगा दूध क्या होता है, फट जाएगा। दूध क्या होता है, फट जाएगा। फटने के बाद पानी अलग हो जाएगा, और देखिएगा वहां से क्या बनेगा, पनीर बनेगा। तो पनीर जो हो गया वो क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम अपकर्णन विधि का प्रयोग करके आपका कोलाइडी विलयन के कणों को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निलंबन में क्या कहा गया है तीसरा में, इसके कणों को छन्ना पत्र से छाना जा सकता है, लेकिन कोलाइडी विलयन के कणों को आप छन्ना पत्र से बिल्कुल भी नहीं छान सकते हैं, क्योंकि आप छन्ना पत्र से या छन्नी से छानने का प्रयास करते हैं तो सारा का सारा क्या होता है, पार हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके कण अस्थायी होते हैं, ठीक है। अगर अस्थायी होते हैं इसके कण तो पार नहीं हो पाते हैं, इसके कण अस्थायी होते हैं, इसलिए इसके कण पूरा छन्नी से क्या होते हैं, पार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके कण, हाँ देखिए, इसके कणों को छन्ना पत्र से छाना नहीं जा सकता है, इसके कणों को छन्ना पत्र से छाना नहीं जा सकता। चौथा देखिए, निलंबन में बताए थे इसके कणों का व्यास 100 नैनोमीटर से अधिक होता है, और कोलाइडी विलयन का व्यास जो होता है 1 नैनोमीटर से 100 मीटर के बीच होता है। क्या होता है, बीच। कोलाइडी विलयन का कणों का व्यास जो होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच होता है, इसलिए इसे कणों को हम नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट, निलंबन के कण जो है प्रकाश के किरणों को फैला देते थे, और कोलाइडी के जो कण होते हैं, अस्थायी कण होते हैं, ये भी क्या करेंगे, प्रकाश के किरणों को आसानी से फैला देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोले इसके कण प्रकाश के किरणों को आसानी से फैला देते हैं, ठीक है, फैला देते हैं। चौथा, छठा नंबर देखिएगा, ये टिंडन प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये टिंडल प्रभाव क्या है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइडी विलयन पर पड़ती है तो वह प्रकाश की किरणों को चारों ओर क्या करती है, बराबर मात्रा में फैला देती है। जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी विलयन पर पड़ती है तो वो प्रकाश की किरणों को चारों ओर क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो इसे ही कहते हैं हम लोग कौन, टिंडल प्रभाव। जैसे, ठीक है, आप एक चौड़ा वाला पतीला में दूध ले लीजिएगा, ठीक है, चौड़ा पतीला में क्या ले लीजिएगा, चौड़ा पतीला में दूध ले लीजिए आप, ठीक है, इसमें पूरा दूध भर दीजिए पूरा, ठीक है। आप टॉर्च की सहायता से इसमें आप लाइट दीजिए, लाइट को चालू कर दीजिए, देखिए, ठीक है। लाइट आपका इतना एरिया में जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये लाइट इतना एरिया में पड़ेगा, ठीक है ना, तो समान मात्रा में सब तरह प्रकाश को क्या कर देगा, पूरा विलयन में क्या कर देगा, फैला देगा, पूरा कोलाइडी विलयन में फैला देगा, ठीक है। और जैसे कि अगर हम दूध लेते हैं, ठीक है ना, तो पूरा चारों ओर क्या पड़ेगा, ये दूध पूरा सफेद दिखाई देगा, ठीक है, बराबर मात्रा में चारों ओर क्या दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा। या तो अगर यहाँ पर खून होगा, खून यानी रक्त, तो रक्त में भी क्या होगा, प्रकाश की मात्रा बराबर चारों ओर क्या होगा, फैल जाएगा। या तो गोंद हो या फेरिक हाइड्रोक्साइड का विलयन हो, ठीक है ना, ये प्रकाश की किरणों को चारों ओर क्या होगा, फैला देगा। तो इसे ही कहते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव, ठीक है। फिर से बता रहे, ध्यान दीजिएगा, यदि जब किसी
प्रकाश की किरण, जब किसी प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी विलयन पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी विलयन पर पड़ती है तो वो प्रकाश की किरणों को चारों ओर फैला देती है, तो इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, छोटा हो गया। सत्वा, इसका उदाहरण ध्यान दीजिएगा, उदाहरण एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो या तो टिंडल प्रभाव से पूछा जाएगा या तो उदाहरण से पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका दूध, दूध हो जाएगा, रक्त, रक्त हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, स्याही, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सूत्र होता है इसका FeOH3, ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी का सभी विलयन कोलाइडी है। ठीक है, और ये सभी के सभी विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा, यानी प्रकाश की किरणों को चारों ओर क्या करेगा, फैला देगा। तो एग्जाम में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और ये एक ये वाला, तो ये 2% पर यहाँ से ध्यान रखिएगा, बाकी सब आम है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 यहाँ से पूछेगा एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। अब ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, जैसे कोई मिश्रण है, ठीक है, जैसे अगर हम मान के चलते हैं शरबत ही ले लेते हैं, चीनी और पानी का मिश्रण ले लेते हैं, चीनी और पानी का क्या लेते हैं, मिश्रण। तो चीनी और पानी का मिश्रण शरबत बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर चीनी हो गया आपका क्या हो गया, घटक हो गया, चीनी क्या हो गया, घटक हो गया। या तो नमक और पानी ले लिए, ठीक है ना, तो पानी में कौन घुल गया, नमक घुल गया, तो नमक यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम जैसे ले लेते हैं कोई स्याही ले लेते हैं, ठीक है, कोई स्याही का चाहे लाल कलर का स्याही ले ले या नीला या काला ले ले, ठीक है ना, तो यहाँ पर स्याही में ध्यान दीजिएगा जल की मात्रा होता है, ठीक है, जल की मात्रा होता है या उसमें स्पीड का मात्रा कुछ होता है, ठीक है ना, और उसमें रंग होता है, क्या होता है, रंग होता है। तो रंग जो होता है ये घटक का काम करेगा, क्या करेगा, घटक का कार्य करेगा, इसे हम लोग क्या करेंगे, घटक है। जैसे अगर आपको बोला जाएगा, ठीक है ना, कि नमक और चीनी के नमक और पानी के मिश्रण में से, नमक और पानी के मिश्रण में से आपको नमक अलग करे, ठीक है ना, तो इसे किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, वाष्पीकरण विधि। किस विधि, कौन सी विधि, वाष्पीकरण विधि। सबसे पहले देखते हैं हम लोग वाष्पीकरण विधि, वाष्पीकरण विधि, वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि में ध्यान दीजिएगा, वाष्पीकरण विधि में हम लोग नमक तथा जल से नमक प्राप्त करना, नमक तथा जल के विलयन से नमक प्राप्त करने में किस विधि का उपयोग होता है, वाष्पीकरण। ठीक है, अब ये वाष्पीकरण विधि क्या है, ध्यान दीजिएगा। नमक और एक काम करेंगे, एक प्लेट ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ले लेंगे और थोड़ा सा क्या ले लेंगे, नमक ले लेंगे, और उसको अच्छा से घोल देंगे और प्लेट और उस प्लेट को क्या करेंगे, हम लेकर धूप में रख देंगे। तो धूप में क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, धूप में रखने पर सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा और पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा और नीचे नमक बच जाएगा, क्या हो जाएगा, नमक है बच जाएगा। दूसरा अगर हम उसका उपयोग अगर हम बात कर सकते हैं तो चीनी तथा जल के विलयन से चीनी प्राप्त करने में, क्या प्राप्त करने में, चीनी प्राप्त करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो वाष्पीकरण। किस विधि का उपयोग किया जाएगा, वाष्पीकरण। ठीक है, पानी में हम चीनी को घोल देंगे और घोलने के बाद उसको क्या कर देंगे, प्लेट में डाल करके धूप में रख देंगे,
तो धूप से जो सूर्य का प्रकाश, धूप में जो रखने पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, तो जल जो है वाष्प बनकर उड़ जाएगा और वहां चीनी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें रंग वाले घटक से, रंग वाले डाई से रंग को अलग करना, रंग को क्या करना, अलग करना। जैसे स्याही आता है, ठीक है, स्याही आता है, तो स्याही को क्या करेंगे, हम उसको एक प्लेट में डाल देंगे, प्लेट में डालने के बाद उसे हम क्या करेंगे, धूप में उसे रख देंगे। तो जब उसे धूप पड़ेगा, धूप में सूर्य का प्रकाश होता है और सूर्य का प्रकाश से वो क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होने के बाद उसमें जो जल का अंश होगा वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा और वहां पर रंग, केवल सिर्फ रंग, क्या सिर्फ रंग क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण विधि। तो वाष्पीकरण विधि साधारण विधि है, ठीक है, साधारण विधि और सरल विधि है, जिससे हम नमक, चीनी या रंग को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं हम, ठीक है, ऊर्ध्वापातन विधि। ऊर्ध्वापातन विधि, ऊर्ध्वापातन विधि, हाँ लीजिएगा। इसमें हो जाएगा आपका, सबसे पहले ऊर्ध्वापातन जानते हैं। ऊर्ध्वापातन क्या है, ठीक है, जब किसी ठोस पदार्थ को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जब किसी ठोस पदार्थ को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो वो ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में बदल जाता है। कहने का मतलब है कि वो ठोस वस्तु द्रव अवस्था में बिल्कुल भी नहीं आता है और वो सीधा किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। कहने का मतलब है कि ठोस वस्तु सीधा किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो इसे कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वापातन विधि, ठीक है। जैसे कपूर, ठीक है, कपूर, कपड़ा वाला कपूर, पूजा वाला कपूर नहीं, हाँ, कपड़ा वाला कपूर, ठीक है। इसको आप कहीं बक्सा वक्सा में रख दीजिए, अलमारी में रख दीजिए, ठीक है। आप उसके बाद 15 दिन 20 दिन बाद आप खोल के देखिए, वो छोटा हो जाएगा, या तो वहां से वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है ना। या तो आप बाथरूम में जो यूज करते हैं ओडोनिल, ओडोनिल देखिए, ओडोनिल भी एक कपूर का ही रूप होता है, ठीक है। 30 दिन का वैलिडिटी रहता है, 30 दिन के बाद वहां से उस पैकेट से ओडोनिल या कपूर क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो कपूर ऊर्ध्वापातन का गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। इतने ही नहीं, और भी बहुत सारा पदार्थ है जो ऊर्ध्वापातन का गुण प्रदर्शित करता है। जैसे अगर हम बात करें, कपूर तो बोल दिए, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड हो गया, नौसदर हो गया, ब्रोमीन हो गया, अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। तो ये सब जो होता है ऊर्ध्वापातन का गुण प्रदर्शित करता है। तो एग्जाम में आता है ऊर्ध्वापातन से, ठीक है ना, कि ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है, ठीक है। या तो यहां से एग्जाम्पल पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वापातन है, तो इसका सही आंसर कपूर हो सकता है, या तो अमोनिया क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, या तो नौसदर हो सकता है, या तो अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन। तो इसमें अधिकतर आंसर होता है आपका अमोनिया क्लोराइड या तो कपूर होता है, दूसरा ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा, ठीक है। अगर हम तो यहां ध्यान दीजिएगा, ऊर्ध्वापातन विधि, इसमें अगर हमको मान लीजिए अमोनिया क्लोराइड को प्राप्त करना नमक से, यानी नमक और अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड का मिश्रण है, क्लोराइड के मिश्रण से, के मिश्रण से नमक प्राप्त करना, से नमक प्राप्त करना, सॉरी, नमक नहीं होगा, नमक और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण से अमोनिया क्लोराइड प्राप्त करना, अमोनिया क्लोराइड क्या करना, अमोनिया क्लोराइड प्राप्त करना, ठीक है। तो नमक और अमोनिया क्लोराइड से अगर हमको अमोनिया क्लोराइड को अलग करना है तो इसके लिए ऊर्ध्वापातन विधि का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है। इससे आसानी से अमोनिया क्लोराइड क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं अपकेंद्रण विधि।
आप केंद्रण विधि, कौन सा विधि? अपकेंद्रण विधि है। अब ये अपकेंद्रण विधि क्या है? अब थोड़ा देर पहले हम बताया, हमने आपको बताया था, ठीक है, कि लस्सी वाले जो दुकान होता है उसमें एक स्टेप से, एक डंडा जैसा रहता है, इसमें लस्सी वाले जो भैया होते हैं वो आगे पीछे स्टेप से क्या करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है ना। या तो हम लोग के घर में भी होता है जिसमें दाल घोटने के लिए काम आता है, स्टेप से रहता है, इस टाइप का रहेगा, इस टाइप से ऐसे लकीर रहता है, इसे डंडा टाइप का रहेगा, और इस टाइप का, इस टाइप का रहता है, इस टाइप का, ऐसे ऐसे रहते हैं, इस टाइप का रहते हैं, दाल घोटने के लिए होता है, ठीक है ना। या तो ये इस टाइप का भी हो सकता है, यहाँ पर इस टाइप का भी होता है, ठीक है, तो इस टाइप का होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि अपकेंद्रण विधि द्वारा, अपकेंद्रण विधि यानी इधर एक बार घुमाना है, एक बार इधर घुमाना है, एक बार इधर घुमाना है, एक बार इधर घुमाना है, इस टाइप से आगे पीछे, ठीक है, घुमाने के जरिए क्या कर सकते हैं, हम पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखेंगे कपड़ा धोने वाला मशीन में, ठीक है, कपड़ा धोने वाला मशीन में आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमको कपड़ा साफ करना है तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, हम कपड़ा डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, सरफ डाल देते हैं, वहां पर देखिएगा एक बार इस टाइप से घूमता है और एक बार इस टाइप से घूमता है ना, इस टाइप से घूमता है। तो कपड़ा धोने का जो मशीन होता है, वॉशिंग मशीन, यहाँ पर अपकेंद्रण विधि का उपयोग होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं, हाँ, जैसे पहला, अगर आपको दूध से क्रीम या मक्खन प्राप्त करना है, दूध से क्रीम या तो मक्खन प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपको अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग करना पड़ेगा, दूध से मक्खन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। दूध से क्रीम या मक्खन प्राप्त करने में, दूध से क्रीम या मक्खन प्राप्त करने में आप इस विधि का उपयोग करेंगे, अपकेंद्रण विधि का, ठीक है। दूसरा दूसरा होगा आपका मूत्र या रक्त के जांच में, रक्त या मूत्र के जांच में किस विधि का उपयोग किया जाता है, अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये वाला आया हुआ क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। दूध से क्रीम या मक्खन प्राप्त करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो अपकेंद्रण विधि, ठीक है।